सॉल्व करते हैं। ये कंपनी अकाउंट्स का पास्ट पेपर का बेसिक सा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एट 30 जून 2021 वाज एज फॉलोज। एम लिमिटेड और ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले रेवेन्यू की अमाउंट है 203,600। इन्वेंट्री की 1 दिसंबर 2020 की अमाउंट दी हुई है, और ट्रायल बैलेंस 30 नवंबर 2022 का 21 का है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। फिर परचेजेस है, रेंट एंड रेट्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस है, इक्विपमेंट एट कॉस्ट। अच्छा, यहाँ तक जो है रेंट रेट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वेजेस सारे एक्सपेंसेस है। इक्विपमेंट एट कॉस्ट का मतलब नॉन करंट एसेट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 17,500 रुपये दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स 9,800 के दिए हुए हैं। प्रोविजन फॉर इरिकवरेबल डेब्ट्स 295। उसके बाद फिर हमें बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, बैंक बैलेंस 162 का है। पेएबल्स हैं 11,585 के। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग्स है, डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास इन्वेंट्री एट 30 नवंबर 2021 वाज वैल्यूड एट 12,830, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Accrued operating expenses at 30th November 2021 $415. Rent includes a payment of 2250 for the 3 months from 1st October to 31st December. Provision for doubtful debts is to be set at 4% of trade receivables. No dividend were outstanding at 30th November. $1,000 is to be transferred to the general reserves. Prepare the income statement for M Limited for the year ended 30th November 2021। यानी कि हमें जो बनाना है वो इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले जो है, इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट से सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी आपका सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू, है ना। तो हम जरा इनकम स्टेटमेंट अगर बना लें, यहीं पर बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट साथ साथ। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ हमें लिखनी होगी वो लिखना होगा हमारा सेल्स रेवेन्यू। हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू दी हुई है 203,600 एज इट इज लिख दी। सेल्स रेवेन्यू में से हमें लेस करना होगा क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक हमें 12,945 का दिया हुआ है। इसमें हमें परचेजेस को ऐड करना होता है। परचेजेस की वैल्यू 143750 दी हुई है। अगर सवाल में कोई परचेज रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न जो है उसको माइनस करते हैं, और अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स होता है तो कैरेज इनवर्ड्स को ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इस सवाल में नहीं है। तो मैं जो है वो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यानी कि 12,945 प्लस 143750, तो ये 156695 बनता है। 156695। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे सवाल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, ये रही। इन्वेंट्री एट 30 नवंबर 2021 वाज वैल्यूड एट 12,830। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखकर और उसको हमें माइनस करना होगा, तो हम लिखते हैं अपने पास 12,830। ठीक है जी। अब आप जो है वो 156695 में से 12,830 को अगर माइनस करते हो तो 143865। 143865 143865 जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। 143865 हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे 203,600 माइनस 143865, तो 59735 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 59735 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अभी सब लोग सुनते रहना, बाकी बाद में कॉपी बाद में कर लेना। कॉपी करने के लिए मैं आप लोगों को ये शीट भेज दूंगा। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम सारे अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो हम एक्सपेंसेस को अगर माइनस करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे लेस एक्सपेंसेस। अच्छा जी, एक्सपेंसेस में हमारे पास जो एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहला एक्सपेंस जो है वो होगा रेंट एंड रेट्स का। रेंट एंड रेट्स का एक्सपेंस दिया हुआ है। रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स का अमाउंट मुझे 12,460 नजर आ रहा है।
और 12460 में कोई एडजस्टमेंट है। हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या है। देखो लिखा हुआ है रेंट इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ 2250 फॉर द 3 months फ्रॉम 1 October 2021 टू 31 December 2021। बोलता है कि ऊपर की जो रेंट की वैल्यू है उसमें 2250 का एक अमाउंट शामिल है, जो अमाउंट 3 महीने का है, और वो 3 महीने 1 October से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि रेंट जो है उसका कुछ सर्टेन अमाउंट प्री पेड होगा, है ना। टोटल 2250 है। अगर टोटल 2250 है 3 महीने का, तो 1 महीने का कितना बनता है? 2250 को जरा 3 से डिवाइड करो। 2250 डिवाइडेड बाई 3, 750 बनता है। अच्छा, अब कौन से महीने का और कितने महीने का प्रीपेड है, कोई बता सकता है कौन से और कितने महीने का अमाउंट जो है वो प्रीपेड होगा? हमारा 30 नवंबर 2021 का ईयर एंड है, कौन से महीने का और कितना अमाउंट प्रीपेड होगा? हाँ भाई, कौन से अमाउंट का, कौन सा अमाउंट प्रीपेड होगा? आदिल? हाँ, दिसंबर। सही है। सर। जी। सर ईशल बोल रही है उसके घर में ना दर्द हो रहा है, इसलिए वो अच्छा नहीं अच्छा। ले रही क्लास। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो मुझे बताओ कितने महीने प्रीपेड होंगे? सिर्फ दिसंबर का महीना प्रीपेड होगा, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो 30 नवंबर तक के बना रहे हैं। तो अगर सिर्फ 1 महीना प्रीपेड होगा तो 2250 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और 2250 डिवाइडेड बाई 3 से 750 आता है 1 महीने का अमाउंट, और दिसंबर का महीना प्रीपेड होगा। तो हम यहाँ रेंटेड रेट्स में क्या करेंगे, रेंटेड रेट्स में हम लिखेंगे 12460 -750। 12460 -750, ये बन जाता है 11710। ठीक है, 11710। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं 12920 के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 12920 के। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक चीज लिखी हुई है, एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एट 30 नवंबर वेर $415। एक्रूड का मतलब इस साल के, लेकिन पे नहीं किए, तो इसको हम ऊपर वाले अमाउंट पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट पे ऐड करेंगे, है ना। जो यहाँ पर 415 का अमाउंट है ये ऐड हो जाएगा। सर तो 12920 प्लस 415, इन दोनों को ऐड करो, कितना बनता है? 13335। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं वेजेस पर। अच्छा, वेजेस जो दी हुई है वो 24380 की वेजेस दी हुई है। वेजेस में कोई एडजस्टमेंट है क्या? वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 24380 एज इट इज। वेजेस के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी डेप्रिसिएशन की वैल्यू पर। इक्विपमेंट जो है उसकी कॉस्ट दी हुई है 40,000, और उसकी प्रोविजन पिछली दी हुई है 17,500। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए क्या करना पड़ता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए 40,000, यानी कि जो माइनस करना। हमारे पास कॉस्ट है उसमें से हम 17,500 बिल्कुल माइनस करेंगे, और फिर जो अमाउंट आएगी उसका हम 25% लेंगे। तो 40,000 माइनस 17,500 मल्टीप्लाइड बाई 25%, ये बन जाएगा 5625।
डेप्रिसिएशन 5625, ठीक है, डेप्रिसिएशन 5625। अच्छा, डेप्रिसिएशन के अलावा क्या कोई एक्सपेंस बच गया? अगर हम अपने पास प्रोविजन देखें, प्रोविजन मुझे दी हुई है यहाँ पर 295 की ओपनिंग, और प्रोविजन की डिटेल्स भी हैं। प्रोविजन के बारे में लिखा हुआ है, द प्रोविजन फॉर इज टू बी सेट एट 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। प्रोविजन जो है वो रिसीवेबल्स का 4% होगी। तो हमारे पास रिसीवेबल्स 9,800 के हैं। 9,000 और 800 का 4% कितना होता है? और साथ में 392। ग्रुप पर अटेंडेंस मार्क कर दो सब, ग्रुप पर अटेंडेंस मार्क कर दो। 392। तो अगर 392 जो है 9800 का 4% 392 बनता है, तो हमारा ये जो प्रोविजन है वो कितने से इंक्रीज हुआ है? 97 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 97 से इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। तो हमारे पास एक और जो एक्सपेंस आएगा ना, वो आएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 97। अब इन सारे एक्सपेंसेस को कर दो ऐड। 11710 प्लस 13335 प्लस 24380 प्लस 5625 प्लस 97, तो ये हमारे पास 55147 बनता है। 55147, 55147 माइनस करो, कितना आ जाता है नेट प्रॉफिट? 4588। नेट प्रॉफिट हमारा बनता है 4588। ठीक है यार, ये समझ में आ गया पहला पार्ट? कॉपी बाद में कर लेना चाहे, बस सिर्फ अभी समझ लो। ग्रुप पर अटेंडेंस भी मार्क कर दो, मैं सेकंड पार्ट पर चलता हूँ। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट पर चलता हूँ। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझे बता दो। बड़ा आसान सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। सेल्स रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट पर आया, फिर एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया, माइनस किया, 4588 हमारा आंसर आ गया। सही है ना? ये आपका पहला पार्ट था, यानी कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना था। क्लियर है? जी सर। अच्छा, दूसरा पार्ट भी हम कर लेते हैं। जो दूसरा पार्ट है इस सवाल का, उस दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है? आप लोगों को मैंने पेपर ग्रुप पर भेजा है, ठीक है, आप लोगों को पेपर मैंने ग्रुप पर भेजा है। दूसरे पार्ट में हमें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2021। सही है? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबसे पहले जो आपके पास डेट लिखी हुई है वो 1 दिसंबर 2020 है, यानी कि ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट पर आप देखोगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स की क्या वैल्यू है। तो अगर मैं ओपनिंग डेट पर इन तीनों की वैल्यूज देखता हूं, तो मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है 20,000 है, जनरल रिजर्व 3,000 है, और रिटेन अर्निंग्स 2037 है। ये तीनों वैल्यूज मुझे दी दी हैं। तो मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। 20,000, उसके बाद 3,000, और रिटेन अर्निंग्स का जो ओपनिंग था वो 2037 था। इन तीनों का टोटल यानी कि 20,000, 3,000 और 2037 का टोटल 25037 बनता है। 25037, ठीक है, 25037 बनता है। अच्छा, 25037 के बाद अब हम क्या करेंगे?
हम देखेंगे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो उसको ऐड करेंगे, डिविडेंड है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफर थ्रू जनरल रिजर्व है उसको देखेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने कंप्यूट किया था 4588। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ ऐड होता है, किस चीज में ऐड होता है, रिटेन अर्निंग्स में, जनरल रिजर्व में, या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में? प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है, करेक्ट? प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स में 4588 यहाँ पर ऐड होगा, पहली चीज हो गई। उसके बाद अगर कोई डिविडेंड है तो डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होता है। और अगर हम अपना सवाल देखते हैं तो सवाल में बिल्कुल हमने डिविडेंड दिया है। और अगर हम सवाल देखें ना तो सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ रहा है डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि ये वो डिविडेंड है जो मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स पर पे किया है, और ये 1600। रिटेन अर्निंग्स में से डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है, और रिटेन अर्निंग्स में से जब डिविडेंड पे किया जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड, और डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी 1600। फाइनली आखिर में इस सवाल में एक और चीज भी है, और वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है $1000 is to be transferred to the general reserve at 30th November 2021। $1000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स करेंगे हम। यानी कि हम क्या करेंगे, हम रिटेन अर्निंग्स से पैसे माइनस करेंगे और जनरल रिजर्व में ऐड ऐड करेंगे। करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 1000 ऐड कर देंगे और रिटेन अर्निंग से 1000 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप क्लोजिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में तो कोई भी चेंज नहीं है तो ये 20000 पर होगा। जनरल रिजर्व अब आपके पास 4000 पर आ जाएगा। रिटेन अर्निंग्स जो है वो 20374588 माइनस 1600 और माइनस 1000, तो 4025 पर होगा। और ये आखिरी वाली वैल्यू जो है 25037 प्लस 4588 माइनस 1600 यानी कि 28025 बन जाएगी। ठीक है जी, अब चेक करो जरा। क्लियर है? सर इस बार आसान आया था ये। इस बार आसान आया था बिल्कुल। बताओ भाई, किसी को कोई भी मसला है